All right, so let us start with next question. Question number 18. The period of oscillation of a body of mass m1 suspended from a light spring is t. हमारे पास एक mass है m1 which is suspended from a light spring. So you have a light spring and you are suspending a mass from this spring. So let us suspend some mass from here. So this is that mass, let us say, this which we have suspended. और पहले केस का टाइम पीरियड है t. So in this case mass is m1 and time period is t. ये mass m1 है, time period t1 is t. This is given data to you. Then आगे आपको बोला है when a body of mass m2 is tied to the first body, the system is made to oscillate and the period is 2t. अब ये सेम सिस्टम में the only change that you are making is इसके नीचे आप और एक ऑब्जेक्ट को अटैच कर रहे हो. You are putting one more object here of mass m2 and period in this case is 2t. So t2 equal to 2t. ऐसा आपके पास टाइम पीरियड का इंफॉर्मेशन दिया है. Then compare the masses m1 and m2. Compare the masses m1 and m2 मतलब आपको m1 upon m2 निकालना है. You are supposed to find out ratio of the masses. So you are supposed to find out what is m1 by m2. This is what you are supposed to do. This is so how will you find out m1 by m2? आपके पास given condition सिर्फ इतना है. टाइम पीरियड पहले केस में एक स्प्रिंग से आपने एक ही मास सस्पेंड किया था. टाइम पीरियड था t1. ऑफ कोर्स इस मास को आप नीचे खींच के छोड़ दोगे, इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन एंड टाइम पीरियड इज t. दूसरे केस में आपने एक एक्स्ट्रा मास लगा दिया, फिर वापस से इस सिस्टम को डिस्टर्ब किया और छोड़ दिया, इट विल परफॉर्म ऑसिलेशन विद टाइम पीरियड 2t. इन अंडर दिस कंडीशन व्हाट इज m1 by m2? तो सबसे पहले यू नीड टू डिसाइड कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा. कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? टाइम पीरियड. व्हाट इज टाइम पीरियड फॉर्मूला? 2 पाई रूट ऑफ, ये सिंपल पेंडुलम है क्या? सिंपल पेंडुलम में 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी. हमने टाइम पीरियड का इक्वेशन फॉर द केस ऑफ स्प्रिंग तीन फॉर्मूला डिराइव किए थे. 2 पाई बाई ओमेगा, बट ओमेगा वाज रूट ऑफ के बाय एम, मतलब टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ऑफ एम बाय के. यहाँ पे मासेस इन्वॉल्व है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे आप. टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के. तो कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है डिसाइड करना जरूरी है. एंड इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि ये सिंपल पेंडुलम नहीं है. सिंपल पेंडुलम होता तो 2 पाई रूट ऑफ एल बाय जी. मैग्नेट वाइब्रेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन म्यू बी, राइट? बट वी हैव अ स्प्रिंग हियर, सो यू आर यूजिंग 2 पाई रूट ऑफ एम बाई के. 2 पाई कांस्टेंट, m मास इज कांस्टेंट, नो k कांस्टेंट, क्योंकि k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट और दोनों केस में स्प्रिंग सेम है. ऐसा बोला है क्योंकि दूसरे केस में स्प्रिंग चेंज किया आपने नहीं, तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज आल्सो कांस्टेंट. तो यहाँ पे टाइम पीरियड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ n. गुड. देन इफ यू नो दिस मच, अब what you can do here is, what you will do is t2 by t1 equal to root of m2 by m1. तो बिल्कुल मत बोलना m dash by m, क्योंकि पहले केस में एक ही मास था, मतलब पहले केस में टोटल मास वाज जस्ट m1. दूसरे केस में आपके पास दो मासेस थे, तो m dash is m1 plus m2. अगर आप गलती से बोल देते m2 by m1, खत्म. मतलब सेकेंड केस में आपने सिर्फ m2 लगाया है और पहले केस में सिर्फ आपने m1 लगाया है. तो यू नीड टू रिमेंबर दिस. नोटेशंस आर इंपॉर्टेंट. दैट इज व्हाई आई प्रेफर नॉट टू यूज t2 t1. I prefer to use what is t dash. T dash is the final case. तो यहाँ पे भी मैं t dash और t ही यूज करने वाला हूँ. सिंपल. क्लियर? Any doubts? No?
कुछ नहीं है, पहले केस में एक स्प्रिंग को एक मास है, टाइम पीरियड टी है, दूसरे केस में उसी स्प्रिंग को दो मासेस है, m1 और m2। तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? रूट ऑफ मास पे। क्यों रूट ऑफ मास पे? क्योंकि स्प्रिंग तो सेम है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट सेम होगा। 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होगा, तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास। तो टी डैश मतलब फाइनल केस का टाइम पीरियड अपॉन टी इज इक्वल टू रूट ऑफ m डैश मतलब फाइनल केस का मास, दिस इज m1 प्लस m2 और नीचे m। तो टी डैश बाय टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m dash is m1 plus m2 और here you have m1। और by the way t dash कितना था? 2t 2t। तो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे 2t, tt कैंसल। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इसको दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर लो। तो इफ यू स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स यू विल गेट 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट एंड स्क्वायर विल कैंसल आउट। तो 4 इक्वल टू m1 प्लस m2 बाय m1। तो यू विल हैव 4m1 इक्वल टू m1 प्लस m2। Therefore 4m1 minus m1 is 3m1 equal to m2। Therefore m1 by m2 is 1 by 3। m1 by m2 is 1 by 3। So answer is 1 by 3। Simple question. Next question. The displacement of an oscillating particle is given by x equal to a sin omega t plus b cos omega t, where a, b, and omega are constants. Prove that the particle performs linear SHM with amplitude a equal to root of a square plus b square. ये क्वेश्चन CET, JEE, नीट के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि CET में, JEE में, नीट में ऐसा आपको बहुत बार दिया होगा, x equal to 2 sin omega t plus 3 cos omega t and find out amplitude of the motion, resultant amplitude of the motion। एक चीज आपको पता होनी चाहिए, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं JEE, नीट में या CET में, 4 फंक्शंस दिए हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको डिस्प्लेसमेंट के अलग अलग इक्वेशन दिए हैं। मे बी यू आर गिवन x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ऑफ 3 ओमेगा t, या फिर x इक्वल टू a sin ऑफ 3 ओमेगा t प्लस b cos ऑफ ओमेगा t, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t और x इक्वल टू a log ऑफ ओमेगा t। ऐसा कुछ तो दिया होगा। तो पूछेंगे विच वन इज सिंपल हार्मोनिक, विच है सिंपल हार्मोनिक? थर्ड। मैंने बताया था आपको कि सिंपल हार्मोनिक कैसे आएगा। यहाँ पे जो साइन के अंदर आर्ग्यूमेंट है, इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं भाई, तो एंगल को। तो जो साइन का एंगल है वही कॉस का होना चाहिए सिंपल हार्मोनिक के लिए, हमने प्रूव भी किया था ये। तो बाय द वे ठीक है, अब वापस से प्रूव करना ही है, बिकॉज इन द क्वेश्चन दे आर आस्किंग यू टू प्रूव। उन्होंने बोला है कि एक पार्टिकल है जो ऑसिलेट हो रहा है, और मैंने बताया है कि ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज नॉट ऑलवेज सिंपल हार्मोनिक। ऑसिलेटिंग पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ नंबर 1 इट इज पीरियोडिक, उसका टाइम पीरियड मतलब इट शुड रिपीट द मोशन आफ्टर इक्वल इंटरवल। नंबर 2 एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो पार्टिकल कैन बी सेड टू परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही करना है। तो आपको डायरेक्टली स्टार्ट करना है, व्हाट इज गिवन टू यू, व्हाट इज गिवन टू यू, x इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस b cos ऑफ ओमेगा t, राइट। डिस्प्लेसमेंट दिया है और आपको एक्सेलरेशन ये माइनस ओमेगा स्क्वायर x आता है, पहले ये प्रूव करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? So कैसे करोगे? टेक डेरिवेटिव, ओके। वेलोसिटी इज गिवन बाय, वेलोसिटी इज गिवन बाय, हाउ डू यू राइट वेलोसिटी? वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो d dt ऑफ x, और यहाँ पे x आपके पास है, सो डेरिवेटिव ऑफ दिस a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, राइट। तो अब you have to take derivatives। तो इसको पहले आप यहाँ पे डेरिवेटिव लोगे। सो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म। आई एम राइटिंग डाउन फुल फ्लेज सॉल्यूशन, तो मैं पूरा ही लिखूंगा पहले। सो यू विल डू व्हाट,
आप पहले ऐसा करोगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म a sin ओमेगा t प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ b cos ओमेगा t। तो इन दोनों का आपको पहले डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। पहले टर्म में से a कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बोला है वेयर a b एंड ओमेगा आर कांस्टेंट्स, तो a कांस्टेंट है। साइन का डेरिवेटिव आप लोगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा t प्लस b कांस्टेंट है आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा t। तो यह आएगा आपके पास a, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा t? cos ओमेगा t इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा t, वो आता है ओमेगा। नाउ यू आर एक्सपर्ट, इसलिए मैं वो एक एक स्टेप लिख के नहीं दूंगा डेरिवेटिव का, बिकॉज यू नो कैसे आता है। अब यहाँ पे प्लस b cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा t, तो माइनस साइन ओमेगा t और ओमेगा t का डेरिवेटिव वापस से ओमेगा, तो यहाँ पे आएगा ओमेगा। दिस इज इक्वल टू, ये आ गया आपका वेलोसिटी। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, acceleration is given by, it is given by derivative of velocity, so a equal to dv by dt, which is equal to d dt of velocity। velocity के दो टर्म्स है, दो में से पहला टर्म आ गया आपका ये, प्लस दूसरा टर्म आपको मिलेगा ये वाला, सो इट इज प्लस सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव। ओके, तो प्लस सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, प्लस मतलब बेसिकली माइनस, क्योंकि नेगेटिव था तो नेगेटिव को आप यहाँ पे बाहर लिख दोगे, तो यू हैव दिस एज एक्सेलरेशन। तो अब वापस से पहले टर्म का डेरिवेटिव लो और दूसरे टर्म का डेरिवेटिव लो, दैट इज क्वाइट सिंपल थिंग, वेरी वेरी सिंपल। डेरिवेटिव लो, व्हाट इज ए ओमेगा इज कांस्टेंट, कांस्टेंट को क्या करोगे डेरिवेटिव के बाहर, तो ए ओमेगा आ गया डेरिवेटिव के बाहर, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी इंटू माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का डेरिवेटिव वापस से ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस बी ओमेगा साइन ओमेगा टी में बी ओमेगा कांस्टेंट, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर। अब यहां से आप माइनस ओमेगा स्क्वायर निकाल लो कॉमन, आपके पास बचेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, लेकिन ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी था डिस्प्लेसमेंट एक्स, so therefore acceleration is minus omega square x, and therefore the particle is said to be performing, can be said to be performing SHM. Therefore the particle can be said to be performing SHM. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ये परफॉर्म कर रहा है, ऐसा आप बोल सकते हो, क्योंकि आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया। अब व्हाट एल्स दे आर टेलिंग यू टू शो, एसएचएम तो है, एसएचएम का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। कैसे करोगे? How will you show that amplitude is under root of a square plus b square? What will you do here? कुछ तो करना पड़ेगा ना, what will you do? कुछ तो लिख के रखते हैं यहाँ पे, so whatever it is I don't care, but क्या करेंगे? देखो मैं सिंपल, एक्चुअली दिस इज मैथमेटिक्स, फिजिक्स कम मैथमेटिक्स ज्यादा। द आइडिया इज, आपको पता होना चाहिए जब एक टर्म प्लस दूसरा टर्म लिख रहे हो उसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। सो दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम, ये भी एसएचएम है और ये भी एसएचएम है, राइट?
तो लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब एडिशन ऑफ टू एसएचएम इज अगेन एसएचएम, इसको क्या बोलते हो, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो अब आपको पता लग गया कि दो लीनियर कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट इज एसएचएम, राइट। दो एसएचएम ऐड किया तो तीसरा भी एसएचएम बनेगा। नाउ ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। आपको याद होगा जब हमने दो एसएचएम को कंबाइन किया था, याद है क्या, हमने दो एसएचएम को कंबाइन किया था, याद है, और हमने प्रूव किया था कि ये भी एसएचएम है। उसमें आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला याद है, you have combined two SHM, x1 equal to a1 sine of omega t plus phi 1, composition of two SHM along same path with same period। उसमें से पहला पार्टिकल जो था उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन था x1 equal to a1 sin omega t plus phi 1, दूसरा जो था उसका इक्वेशन था x2 equal to a2 sin omega t plus phi 2। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमने प्रूव किया था, ऐसा ही शो किया था कि एसएचएम आता है, और हमने बाद में ये बताया था कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos ऑफ phi 1 माइनस phi 2। याद रहना चाहिए, अगले क्वेश्चन में लगने वाला है। तो इन एनी केस द पॉइंट हियर इज कि दो एसएचएम का जो कॉम्बिनेशन अगर एसएचएम है तो उसका एम्पलीट्यूड जो आएगा वो एम्पलीट्यूड हमेशा पहले एसएचएम के एम्पलीट्यूड और दूसरे एसएचएम के एम्पलीट्यूड के टर्म्स में ही आता है, राइट। तो अगर हमने ऐसा प्रूव कर दिया तो यू विल गेट दिस आंसर। अभी ऐसा कैसे करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वहां से स्टार्ट करो। लेट, आप बोल सकते हो कि ये पहले एसएचएम का एम्पलीट्यूड, ये दूसरे एसएचएम का एम्पलीट्यूड, और दोनों का एडिशन भी एसएचएम है, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल डिपेंड ऑन ए एंड बी। तो यहाँ पे कुछ अजम्पशन लेने पड़ेंगे हमको। तो आप बोलोगे अज्यूम ए इक्वल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए साइन ऑफ फाई and b equal to resultant amplitude a cos of phi sin phi। ठीक है, sin a sin b plus cos a cos b, ठीक है, चलेगा, राइट। तो ऐसा बोल सकते हो आप। then therefore equation 1 becomes वो जो इक्वेशन नंबर 1 था it will become x equal to small a, लेकिन स्मॉल a को क्या माना है आपने, a sin phi, a sin phi, ओके। और यहाँ पे क्या था, sin ओमेगा t प्लस स्मॉल b को क्या माना है, a cos phi, राइट। और यहाँ पे क्या था, cos ओमेगा t, ओके। देन here you can write down x equal to a common sin a मतलब sin phi, sin b sin ओमेगा t प्लस cos phi और cos ओमेगा t। What is cos a cos b plus sin a sin b? Cos of a minus b, ओके गुड, ये भी चलेगा। या फिर और एक अप्रोच है, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू बोथ ऑफ दिस एंड बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। या फिर एक काम करो, x इक्वल टू a cos phi बोलो, और सॉरी a इक्वल टू स्मॉल a इक्वल टू कैपिटल A cos phi बोलो, और स्मॉल b इक्वल टू कैपिटल A sin phi, एंड सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 1। तो स्मॉल a इज कैपिटल A cos phi, यहाँ पे आप डालोगे a cos phi, तो x इक्वल टू क्या आएगा, a cos phi sin ओमेगा t प्लस b की जगह पे क्या डालोगे, a sin phi cos omega t, right? Good. Now what you can do is you can take out common, क्या बचा, sin omega t cos phi plus cos omega t sin phi। What is this? Sin of a plus b, sin of omega t plus phi, right? मतलब वापस से आपने प्रूव कर दिया कि रिजल्टेंट इज अगेन एसएचएम। तो ऐसा भी प्रूव कर सकते हो, ऐसा भी प्रूव कर सकते हो, चलेगा, लेकिन ये दिस इज कंपल्सरी, ये करना पड़ेगा। अब
ये जो आपने अजम्पशन लेके रखे हैं इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, सॉरी 2 and 3, जो 2 and 3 है इन दोनों को स्क्वायर और ऐड कर देते हैं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, वेल बाय द वे ऐसा काम करो, अभी प्रूव कर दिया ना, तो आप बोल सकते हो इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 again shows that that क्या शो करता है ये, that the given equation represents SHM, that the given equation of X represents SHM, represents simple harmonic motion। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, किसको स्क्वायर एंड ऐड करेंगे, 2 and 3 को। व्हाट वाज इक्वेशन नंबर 2, a इक्वल टू कैपिटल A cos phi, मतलब a स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन नंबर 3 b, तो b स्क्वायर, इसका राइट हैंड साइड है a cos phi, मतलब a स्क्वायर cos स्क्वायर phi, और इसका राइट हैंड साइड है a स्क्वायर sin स्क्वायर phi। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर कॉमन cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi। बट व्हाट इज cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi, 1। तो आपको मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1, देयरफॉर a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। देयरफॉर इक्वेशन 5 gives amplitude of SHM, equation 5 gives amplitude of resultant SHM। okay, so this is how you are supposed to show। तो यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन में यही था, बोला था कि x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t SHM है, पहले प्रूव करो। कैसे प्रूव किया, पहला डेरिवेटिव लिया, वेलोसिटी मिला, दूसरा डेरिवेटिव लिया, एक्सेलेरेशन मिला, और एक्सेलेरेशन क्या आता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर x, राइट। तो यहाँ पे तो प्रूव हो गया कि ये जो इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का, इट इज रिप्रेजेंटिंग SHM। अब आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा शो करना है। तो ऐसा शो करने के लिए आपने जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है उसमें आपने कुछ असम्पशन लिए, स्मॉल a इक्वल टू कैपिटल A cos phi, स्मॉल b इक्वल टू कैपिटल A sin phi। आप यहाँ पे a sin phi a cos phi लेके करोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सिर्फ क्या होगा वहां पे, इतना ही होगा कि यहाँ पे हमारा क्या आया, x इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, वहां पे आएगा x इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। अब वो भी SHM ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके, दैट इज ओके, गुड, क्योंकि साइन हो या कॉस हो हार्मोनिक है ना, हाँ, तो दोनों चलेंगे, तो नो इश्यूज। तो आपने अज्यूम कर लिया, और सिर्फ अज्यूम करके कैसे चलेगा, मैंने अज्यूम कर लिया ग्रेविटी है, प्रूव करना पड़ता है। अगर आपने अज्यूम कर लिया कि a इक्वल टू कैपिटल A cos phi, b इक्वल टू कैपिटल A sin phi, आपके अजम्पशन से फिजिक्स नहीं चलता है, यू हैव टू पुट इट हियर, यू पुट हियर एंड देन सिंपलीफाई एंड देन शो, ओके, अजम्पशन के बाद भी ये जो है SHM का इक्वेशन है, हाँ, तो ये SHM है, मतलब ये मेरा अजम्पशन चलेगा, इट इज एक्सेप्टेड। अगर यहाँ पे कुछ और ही आ जाता तो नहीं चलेगा, राइट, बट दिस इज टर्निंग आउट टू बी इक्वेशन ऑफ SHM, सो गुड, assumptions आर गुड। तो जो हमारे assumptions थे उसको सिर्फ स्क्वायर एंड ऐड कर दिया, स्क्वायर एंड ऐड कर दिया, सिंपलीफाई किया, तो यू गेट a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हो गया प्रूव। तो यही प्रूव करने के लिए वो था, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पैरेलल SHMs represented by x1 इक्वल टू 5 sin 4 pi t प्लस pi by 3 सेंटीमीटर, मतलब x is in centimeter and amplitude is in centimeter, x2 इक्वल टू 3 sin 4 pi t प्लस pi by 4 सेंटीमीटर आर सुपरपोज्ड, सुपरपोज मतलब कंबाइन करना, सुपर इम्पोज्ड ऑन अ पार्टिकल। ये दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने एक पार्टिकल के ऊपर जबरदस्ती के लाद दी, मतलब द पार्टिकल विल perform SHM with the help of these two superposition, determine the amplitude and epoch of the resultant SHM। epoch मतलब फेज एंगल। Do you remember हमने जब दो SHM को कंबाइन किया था, composition resultant was given by, amplitude was given by under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of phi1 minus phi2। epoch मतलब फेज एंगल
if you remember, was given by a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2 upon a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2. Tan phi equal to a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2 upon a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2. This is what you should know. अब आपको गिवन क्वांटिटीज में क्या दिया है? आपको गिवन क्वांटिटी में बताया है कि पहला जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है पार्टिकल का, ये है 5 और यहाँ पे है साइन और यहाँ पे है 4 पाई टी प्लस पाई बाय 3. आपको पता होना चाहिए कि आप इसको कंपेयर करने के लिए क्या यूज करोगे. आप कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करोगे. x1 इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई 1. यहाँ पे 4 पाई है, दूसरे में भी 4 पाई है. इसको ओमेगा 1 भी बोलोगे तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इक्वल आएगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं. बट बाय द वे एम्पलीट्यूड a1 आपको मिल गया. a1 आपको मिल गया कितना? 5 सेंटीमीटर. और आपको फेज एंगल फाई 1 आपको मिल गया पाई बाय 3. सिमिलरली फ्रॉम किससे? ये दूसरा इक्वेशन जो है x2 इक्वल टू 3 साइन ऑफ 4 पाई टी प्लस पाई बाय 4. यहां से आपको मिल जाएगा a2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और फाई 2 इक्वल टू पाई बाय 4. करेक्ट. वही है जो हमने थियोरेटिकली डिराइव किया था. आप सिर्फ इक्वेशन की हेल्प से आपको फाइंड करना है वैल्यू. अब आपको क्या पूछा है? फाइंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. मतलब नंबर 1 यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट कैपिटल आर. नंबर 2 इपोक मतलब रिजल्टेंट फेज एंगल, और उसको अगर याद होगा तो आपने डेल्टा से डिनोट किया था. तो ईच एंड एवरी सिंगल टॉपिक इज इंपॉर्टेंट. यू नीड टू रिमेंबर. भूल के नहीं चलेगा, आपको हर एक चीज याद होनी चाहिए. फॉर्मूलाए उसमें नंबर 1 रिजल्टेंट का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ phi 1 माइनस phi 2. दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. ये आपको याद होना चाहिए. ये था रिजल्टेंट क्या? एम्पलीट्यूड. ये था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन. ओके, देन ये हो गया. अब आपको दूसरा पता होना चाहिए डेल्टा का इक्वेशन क्या है. मैंने अभी बताया tan इनवर्स ऑफ व्हाट? a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2 upon a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2. So you should remember delta equal to tan inverse of a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2 upon a1 cos of phi 1 plus a2 cos of phi 2. If you do not remember, which is not an option, याद रहना ही चाहिए. अगर याद नहीं है तो याद दिलाना पड़ेगा. हमने कहाँ पे कंबाइन किया था, हमको वो देखना पड़ेगा. हमने आई थिंक समवेयर ओवर हियर हमने डिराइव भी किया था. a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2 upon a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2. तो forgetting is not an option. वो है ही नहीं आपके पास ऑप्शन में, तो यू हैव टू रिमेंबर. देन अब जस्ट अ मिनट. वेरी गुड. ओके, तो फॉर्मूलाज करेक्टली याद होने चाहिए. यू रिमेंबर व्हाट शुड बी द फॉर्मूला ऑलवेज. ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए. a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर plus 2a1 a2 cos of phi 1 minus phi 2. Good. Then solution r equal to a1 square. What is a1? कितना है? 5. What is 5 का square? 25. a2 is 3. 9. 2 into 5 into 3. Cos of phi 1 minus phi 2. What is phi 1? What is phi 1?
pi by 3, and this is pi by 4. What is pi by 3? Pi by 3, 60. Pi by 4, 45. 60 minus 45, 15. है ना? तो अभी यहाँ पे आपको cos of pi by 3 minus pi by 4, मतलब this is nothing but how much? Pi by 12. Pi by 12 cos of pi by 12 पता होना चाहिए. नहीं पता तो फिर आपको या तो दिया होगा या फिर आपको लॉग बुक यूज करने की परमिशन होगी. So after solving all this, 10 and 3 30, और वो cos की वैल्यू क्या है? Cos of pi by 12 कितना आता है? That last term here is 0.966. तो ये आ गया 25 plus 9 plus 30, और इसकी वैल्यू आती है 0.966. Cos of 15 डिग्री ये आपको लॉग बुक में से मिलेगा. 25 plus 9, 34. 34 और ये पूरा ऐड करो, इसको सॉल्व करो, इसको सिंप्लीफाई करो. I have already done this calculation. So R is under root of 62.98. 62.98 मतलब under root of 63. What is under root of 64? 8. So 8 से थोड़ा सा छोटा 7.936. So this is 7.936 मीटर की सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, क्योंकि A1 A2 सब आपने लिया है सेंटीमीटर में, तो ये आ गया सेंटीमीटर में. नाउ डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ये A1 कितना था? 5. साइन ऑफ phi1. व्हाट इज साइन ऑफ pi by 3? क्योंकि phi1 इज pi by 3. साइन 60 इज रूट 3 by 2. रूट 3 by 2 प्लस A2 is 3. cos of phi1. What is sin phi2? What is sin phi2? 1 by root 2, क्योंकि phi2 is pi by 4. Sin of 45, 1 by root 2 upon A1 is again 5. Cos of phi1, cos of pi by 3, cos of 60, half. Cos of 60 is half, plus 3 into cos of 45, 1 by root 2, 1 by root 2. इसको solve करना पड़ेगा. You have to solve this. Solve करो. There is no other alternative but to solve. तो इसको solve करने के बाद you will get पूरा solve करने के बाद 54 degrees and 23 minutes. तो आपको directly मैं आंसर लिख के दे रहा हूँ. You have to find it out yourself. It is 54 degrees and some minutes, 23 minutes I think, 23 minutes. तो solve करना पड़ेगा. Sorry, 2.5. pi by 2 is 2.5. Root 3 is 1.732. So 2.5 into 1.7. 25 17 जा. 25 17 जा गए. 25 20 जा तो पता होगा 500 में से 75 गए. 42.5. 4.25. This is 4.25. And this is 3 by root 2. 3 by root 2. 1 by root 2 is 0.7 into 3. 1 by root 2 is 0.7 into 3. 2.1 और ये 4.2. 6.3 और नीचे 2.5. ये 2.5 है. 5 by 2 is 2.5. Here 0.7 into 3 मतलब 2.1. 2.5 और 2.1 4.6. ऊपर 6.3 नीचे 4.6. हाँ तो 1 point something 1.5 या कुछ आएगा. What is tan 45? 1. What is tan of less than 45? Less than 1. क्योंकि tan 0 is 0, right? Tan 30 is 1 by root 3. tan 45 is 1. tan के 45 के ऊपर गया तो 1 से बड़ी वैल्यू होती है ना. हमारा क्या आया था? 6.3 या 4 upon 4.6 मतलब 1.5 के आसपास. तो उसकी वैल्यू 45 डिग्री से ज्यादा होगी, है क्या? 54 डिग्रीज एंड 23 minutes. Okay, so we'll stop at this question and more questions in the next session.